नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय विकार और वंशावली विश्लेषण के बारे में। तो पहला टॉपिक है हमारा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जीवों में पाए जाने वाला वह परिवर्तन जो कैसा होगा, अचानक और उसके साथ ही साथ क्या होगा, ये परिवर्तन जो होगा वह वंशागत होगा, अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो होगा वो कहलाता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जो होते हैं इसको सबसे पहले बताया था ह्यूगो डी व्रीज ने। इन्होंने बताया था, सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था इन्होंने प्रयोग किया था एक पादप पर जिसका नाम है इवनिंग प्रिमरोज। इसका वैज्ञानिक नाम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। इस पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था तो इन्होंने देखा था इनमें बहुत सारे उत्परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक ही जाति का पौधा है लेकिन उत्परिवर्तन के कारण इसमें भिन्न भिन्न लक्षण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो जो जीव या जिस संतति में ये परिवर्तन होता है, ऐसे संतति जो होते हैं वो कहलाते हैं उत्परिवर्ती, म्यूटेंट कहलाते हैं। इस प्रकार से उत्परिवर्तन जो होते हैं ये वंशागत होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण नए लक्षण जो होते हैं वो जीव में दिखाई देते हैं। जीवधारियों में ये उत्परिवर्तन जो होते हैं ये दो प्रकार से हो सकते हैं। उत्परिवर्तन के प्रकार कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कहलाता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा कहलाता है जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन वह उत्परिवर्तन होता है जो गुणसूत्रों की संख्या में या उसकी संरचना में होने वाला परिवर्तन होता है। यदि गुणसूत्र की संख्या जो होती है, जो नॉर्मल संख्या होती है, उसमें कोई परिवर्तन आ जाए या उसकी जो बनावट होती है गुणसूत्र की, यदि उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है तो इससे जो संतति होते हैं उनमें जो अलग तरह के लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर ये दो प्रकार के उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। एक है सुगुणिता या यूप्लॉइडी और दूसरा है असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पर सुगुणिता जो होते हैं, यह किसी जीव के जीनोम में जो अगुणित सेट होता है, इस अगुणित सेट में जो परिवर्तन होता है इसके कारण होने वाला उत्परिवर्तन होता है। तो अगुणित सेट जो होते हैं जीवधारियों में, आप देखना हमेशा जीव जो होते हैं इसमें कॉमनली अगुणित सेट के रूप में पाए जाते हैं एन गुणसूत्र जो उसका जीनोम होता है। ये जीवों में होते हैं द्विगुणित रूप में, तो ये हो जाता है 2n के रूप में। यदि इसमें और वृद्धि हो जाए तो ये हो जाते हैं त्रिगुणित हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं क्या 3n, और इससे 3 से अधिक हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं बहुगुणिता का प्रदर्शन करते हैं। जो 4n होंगे यदि या 5n है या 6n हो जाते हैं, तो इस प्रकार से n जो होगा वो कैसा होता जाएगा, n की संख्या जो होती है वो बढ़ती जाएगी या गुणसूत्र की संख्या जो होगी उसके पूरे अगुणित सेट में ही बढ़ती जाती है। इसमें बहुगुणिता जो होते हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होंगे स्व बहुगुणिता और दूसरा होता है पर बहुगुणिता। इसको कहा जाएगा ऑटो पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता को कहा जाता है, तो और पर बहुगुणिता को कहा जाएगा एलो पॉलीप्लॉइडी। तो स्वबहुगुणिता जो होता है उसमें एक ही जीनोम के सेट जो होते हैं इनमें वृद्धि होती है। जैसे कि एक ही जीनोम है, दो डबल ए है, एक ही जीनोम वाले हैं, यदि इनमें वृद्धि होना शुरू हो जाए इस प्रकार से तो ये कहलाता है क्या, इस प्रकार इनके अगुणित सेट में इस प्रकार से क्रमशः वृद्धि होती जाए
तो ये कहलाता है स्वबहुगुणिता। पर बहुगुणिता या एलोप्लाइडी जो होते हैं वो दो अलग अलग जीनोम, मान लीजिए ए और बी दो अलग अलग जीनोम हैं, इनमें जो वृद्धि हो जाती है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो वृद्धि होगी ये कहलाती है पर बहुगुणिता या एलोपॉलीप्लाइडी। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन में दूसरा होता है असुगुणिता प्रकार का। इसमें द्विगुणित गुणसूत्र जो होते हैं इनमें एक गुणसूत्र की या तो हानि होगी, एक या दो गुणसूत्रों की या तो हानि होती है या फिर वह जुड़ जाते हैं, अतिरिक्त जुड़ जाते हैं, तो इसको कह सकते हैं +-1 या 2। तो या तो पूरे के पूरे जितने द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं उसमें एक या दो गुणसूत्र जो होते हैं वह या तो अतिरिक्त आ जाते हैं या एक या दो गुणसूत्रों की हानि हो जाती है, तो ये कहलाता है असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। ये दो प्रकार के होते हैं। जब हानि होता है, माइनस होता है 1 और 2 की, तो ये कहलाता है हाइपोप्लॉइडी, और जब अधिकता हो जाती है तो ये कहलाती है हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी को हिंदी में कहेंगे अधोगुणिता, और हाइपरप्लॉइडी जो होता है उसको कहा जाता है अधिगुणिता। हाइपोप्लॉइडी या अधोगुणिता जो होता है इसमें एक या द्विगुणित गुणसूत्र, चलिए अगर हम द्विगुणित गुणसूत्र जो होता है उसको 2n से प्रदर्शित कर दें, तो द्विगुणित गुणसूत्र में एक या फिर द्विगुणित गुणसूत्र में एक जोड़ा या दो की संख्या में जो गुणसूत्र है इनकी हानि हो जाए, कमी हो जाए। जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक गुणसूत्र जो है वो कम हो गया या एक जोड़ा गुणसूत्र जो है वो कम हो जाए, तो इससे जीवों में जो परिवर्तन आता है वह कहलाता है हाइपोप्लॉइडी या अधोगुणिता। ये दो प्रकार के होते हैं। यदि इनमें एक गुणसूत्र की हानि हो जाए तो ये कहलाता है मोनोसोमी, और यदि दो गुणसूत्र की हानि हो जाए तो इसको कहा जाता है नलीसोमी। मोनोसोमी का उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम। ये लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की हानि के कारण होने वाला आनुवंशिक विकार होता है। इस प्रकार के मोनोसोमी जो होते हैं उसके जो द्विगुणित गुणसूत्र जो होते हैं इनमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो n होता है और एक जो होगा वह n-1 होता है। नलीसोमी जो होते हैं इसमें एक जोड़ा अर्थात दो गुणसूत्र जो होते हैं उसकी हानि हो जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे जीव जो होते हैं वह शक्तिहीन और निष्क्रिय होते हैं और अल्पजीवी होते हैं। तो पूरा का पूरा एक जोड़ा जो होता है गुणसूत्र वो समाप्त हो जाता है, नहीं रहता है। हाइपरप्लॉइडी या अधिगुणिता जो होता है इसमें क्या होता है, पूरे द्विगुणित गुणसूत्र जो होते हैं उसमें क्या हो जाता है, एक या एक से अधिक गुणसूत्र जो होते हैं वह अतिरिक्त आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, +1 हो जाता है, या फिर पूरे द्विगुणित गुणसूत्र में दो गुणसूत्र जो होते हैं वो अतिरिक्त जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक गुणसूत्र या एक जोड़ा गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें अतिरिक्त हो जाते हैं, तो ये कहलाता है हाइपरप्लॉइडी या अधिगुणिता। इसमें अगर एक गुणसूत्र अतिरिक्त जुड़ जाए तो ये कहलाता है ट्राइसोमी। इसमें एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम का, एडवर्ड सिंड्रोम का और पटाउ सिंड्रोम का। इस प्रकार से ये सिंड्रोम जो होते हैं वह ट्राइसोमी के कारण होते हैं, अर्थात टोटल जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक और क्रोमोसोम अतिरिक्त जुड़ जाते हैं। 2n+2 जो होते हैं इसमें क्या होता है, पूरा एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो अतिरिक्त रूप से जुड़ जाता है, और अतिरिक्त रूप से जुड़ जाने के कारण ये क्या हो जाता है, इसमें
जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो सामान्य जीव से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो यह कहलाता है टेट्रासोमी। अगला उत्परिवर्तन जो होता है वह होता है गुणसूत्र की संरचना में होने वाला परिवर्तन। इसको गुणसूत्रीय विपथन भी कहा जाता है। जब एक संतति का विकास होता है तो इसके पहले युग्मक बनते हैं, तो युग्मक जब बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। तो इसी विभाजन की क्रिया के समय में ही गुणसूत्र की जो वास्तविक संरचना होती है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, और इसी परिवर्तन के कारण जो संतति होते हैं उनमें कुछ अन्य लक्षण या भिन्न लक्षण दिखाई देते हैं, और इसी को कहा जाता है गुणसूत्रीय विपथन। तो जीवधारियों में जो गुणसूत्रीय विपथन हो सकते हैं या गुणसूत्र की संरचना में जो परिवर्तन होते हैं वह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है विलोपन। विलोपन जो होता है इसमें गुणसूत्र के किसी एक भाग की हानि या कमी हो जाती है, जिसके कारण संतति में अन्य प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये गुणसूत्र जो होता है, मान लीजिए कि एक गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का ये एक अर्ध गुणसूत्र और ये दूसरा अर्ध गुणसूत्र है। यदि हम इसको नाम दे देते हैं A B C D E F G H, तो यदि इसमें क्या होता है विलोपन में अग्रभाग, गुणसूत्र का अग्रभाग जो होता है इस भाग की न्यूनता हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे? अब इस प्रकार से ए जो है वो हट गया, इसीलिए यहाँ पर बी सी और डी और इधर ई एफ जी एच। तो यहाँ अग्रस्थ विलोपन हुआ है, गुणसूत्र का शीर्ष भाग जो है वह कम हो गया, उसकी हानि हो गई, तो इसे अग्रस्थ विलोपन कहा जाएगा। यदि गुणसूत्र के बीच वाले भाग में से ये सी वाला भाग जो होगा यह विलोपन हो जाए और गुणसूत्र जो होगा संतति में इस प्रकार से हो जाए, तो इस प्रकार का विलोपन कहलाता है अंतराली विलोपन। तो अगर गुणसूत्र की जो एक भाग जो होती है उसमें कमी या हानि हो जाती है तो जो संतति होते हैं उनमें आभासी प्रभाविता दिखाई देता है। जैसे मनुष्य का जो पांचवा गुणसूत्र होता है, पांचवा जो गुणसूत्र होता है इसमें विलोपन होने के कारण एक सिंड्रोम होता है जिसको कहा जाता है कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें बच्चा जो होता है वह म्याऊ म्याऊ करके रोता है, तो इस प्रकार का सिंड्रोम जो होता है वो दिखाई देता है विलोपन के कारण। अगला है द्विगुणन। जब गुणसूत्र का एक भाग उसी गुणसूत्र में दो बार और दो से अधिक बार उपस्थित होता है तो ये कहलाता है द्विगुणन। द्विगुणन में देखेंगे तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी और डी, यहाँ देख लेते हैं ई एफ जी एच। तो यदि द्विगुणन होता है तो क्या हो जाता है, कोई एक भाग जो होता है वह क्या हो जाता है, एक से अधिक बार उसमें गुणसूत्र में जो होता है वह उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ ए बी सी और डी इस भाग में कोई द्विगुणन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ई और एफ जो है वह यहाँ पर दो बार, देखो ई और एफ भाग जो होंगे वह कैसे हो गए हैं, दो बार उपस्थित हो गए हैं। तो इससे भी जीवों में जो लक्षण होते हैं वो भिन्न दिखाई देते हैं। अगला है स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र का खंड जो होता है वह दूसरे गुणसूत्र में जाकर के स्थापित हो जाता है, या फिर दोनों गुणसूत्र जो होते हैं आपस में खंडों की अदला बदली कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो गुणसूत्रीय विपथन होता है वह स्थानांतरण कहलाता है। इसमें क्या होता है देखिएगा, गुणसूत्र के जो खंड होते हैं वह ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पर खंड जो होंगे इसमें से कुछ खंड जो होंगे उसके असमजात गुणसूत्र जो होते हैं उसमें जाकर के जुड़ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ का कोई एक खंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, टूट करके इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, फिर पहला गुणसूत्र कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ए बी सी डी ई एफ हट गया तो यहाँ केवल क्या बच गया, जी एच बच गया, और यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 3 4 और ये ई एफ जो है यहाँ आकर के जुड़ जाएगा और उसके साथ साथ में 5 6 7 8। तो ये क्या हो जा रहा है, इस प्रकार का एक गुणसूत्र का खंड जो है वो टूट करके दूसरे गुणसूत्र में जाकर जुड़ गया। तो ये कहलाता है साधारण स्थानांतरण।
कभी कभी ये प्रतिस्थापन स्थानांतरण करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इनका जो खंड होगा वह टूट करके उसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा इस प्रकार से, और उसका टूटा हुआ खंड जो होगा वह इनके साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो ये हो गया क्या, प्रतिस्थापन स्थानांतरण। अगला जो गुणसूत्रीय विपथन होता है वह कहलाता है प्रतिलोमन। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र का कोई खंड जो होता है वह टूट करके 180 डिग्री घूम करके वापस उसी में आकर के जुड़ जाता है, तो ये कहलाता है प्रतिलोमन। इसमें देखिएगा सेंट्रोमियर में से जो गुणसूत्र जो होंगे वह इस प्रकार एक साधारण गुणसूत्र है। प्रतिलोमन के पश्चात इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी खंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ से ये खंड जो है वो टूटा और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स होकर के 180 डिग्री घूम करके फिर से आकर के वह जुड़ेगा। तो कैसा बनेगा, फिर इस प्रकार से बनेगा ये ABCD, यहाँ पर F पहले, फिर E, उसके बाद में GH। तो ये कहलाएगा क्या, प्रतिलोमन। जीन उत्परिवर्तन जो होता है, इसमें डीएनए जो होते हैं उसके जो जीन होते हैं इसमें जो परिवर्तन आता है उसके कारण जो उत्परिवर्तन दिखाई देता है ये कहलाता है जीन उत्परिवर्तन। एक डीएनए जो होते हैं वह क्षार युग्मों से मिलकर के बने हुए होते हैं, और इनमें जो क्षार युग्म होते हैं उसमें एडेनिन जो होता है वह 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ में जुड़ा हुआ होता है थायमिन के साथ, और वहीं पर साइटोसिन जो होते हैं वो 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ते हैं ग्वानिन के साथ में। तो यहाँ पर ये क्षार युग्म जो होते हैं यदि इनमें कोई परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि एक डीएनए जो होता है वो द्विगुणन करता है, तो उस क्रिया के दौरान इनके जो क्रम होते हैं उसमें परिवर्तन आ सकते हैं। तो जब परिवर्तन आ जाए तो इससे संतति जो होते हैं उनमें लक्षण जो होते हैं वो भिन्न दिखाई देने लगते हैं, तो ये कहलाता है जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं, इसमें से एक होता है प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन जो होता है इसमें क्या होता है कि कोई क्षार युग्म जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके स्थान पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आकर के जुड़ जाता है, जिसके कारण उनका जो कोडिंग होता है वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो जीन जो होते हैं वह कोडिंग करके जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो परिवर्तित होता है, जिससे जीव की कार्यकी जो होती है उसमें परिवर्तन आता है, तो ये कहलाता है। इसमें प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन जो होते हैं इसमें एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह, जैसे डीएनए का मूल सीक्वेंस जो होता है उसमें ये इस प्रकार से सीक्वेंस में था, लेकिन यह कैसे हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यदि हो गया, ये परिवर्तन आ गया इसमें, इस प्रकार का ना रह करके वो इस प्रकार का परिवर्तन आ गया इसमें, तो इससे क्या होगा, जीव में उनके लक्षण जो होंगे उनमें अंतर आ जाता है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जो होता है इसमें क्या होता है, जो क्षारक के जो क्रम होते हैं इसमें या तो अधिकता हो जाती है, क्षारक की अधिकता होगी, क्षार युग्म की अधिकता होती है, या फिर उसमें कमी आ जाती है। मतलब कोई भी क्षार युग्म जो होंगे वह जिस क्रम में जुड़े हुए होते हैं वो क्रम जो होता है उसमें अधिकता या कमी आ जाती है, तो ये कहलाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसमें यदि एक क्षार युग्म जो होगा वो इस प्रकार से बेस पेयर के रूप में होगा, तो ये इस प्रकार यदि ये व्यवस्थित है तो जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे, अर्थात डीएनए का जब द्विगुणन हो रहा होगा, तो यदि ये वाला भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाए, ना रहे, अनुपस्थित रहे, तो कहीं ना कहीं जीव की जो लक्षण होंगे वो प्रभावित होंगे। यदि यही भाग जो है वो 2 बार उपस्थित हो जाए, अगले वाले इसमें वो 2 बार उपस्थित हो जाए इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, उसमें अधिकता हो गई। तो कहीं ना कहीं जो सामान्य से कमी या अधिकता हो जाती है क्षार युग्मों की, तो ये कहलाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इस प्रकार से यदि जीन जो होते हैं इनके डीएनए के जो क्षारकों के जो क्रम होते हैं, यदि एक भी क्रम जो होता है उसमें कमी या अधिकता या कोई परिवर्तन आ जाता है, तो जीव जो होते हैं उनके लक्षण में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसको जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है।
चलिए देख लेते हैं गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं। यदि कायिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है तो इससे जीवों में जो असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं वे कहलाते हैं गुणसूत्रीय विकार के रूप में। यदि कायिक गुणसूत्रों में संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है तो इससे निम्नलिखित विकार होते हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम। यदि मनुष्य के 21वें नंबर के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित हो, अर्थात कुल जो होते हैं वह 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इनके एक कायिक गुणसूत्र जो होता है उसमें एक की अधिकता हो जाए और कुल 47 क्रोमोसोम हो जाए, तो इस प्रकार के विकार दिखाई देते हैं। यह विकार जो होता है वह अधिक उम्र की महिलाओं में जब वो माता बनती है तो उसमें ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इनमें जो शिशु होते हैं उसमें क्या लक्षण होंगे, उनका ललाट जो होता है माथा चौड़ा रहता है, गर्दन छोटी, मुंह खुला, नेत्र तिरछे होते हैं, हथेली चपटी होती है, जीभ मोटी होती है। ऐसे शिशु के मस्तिष्क जो होते हैं वे अविकसित होते हैं। इनको मंगोलियन मूर्ख भी कहा जाता है। इसका खोज किया था डाउन नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा जो कायिक गुणसूत्र में होने वाला विकार है वह है एडवर्ड सिंड्रोम, जिसको एडवर्ड ने खोजा था। इसमें 18वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त, बिल्कुल इसी प्रकार से 18वां गुणसूत्र जो होता है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित होता है। इस प्रकार के शिशु जो होते हैं इनमें निम्नलिखित लक्षण होंगे। इनके जबड़े छोटे होते हैं, असामान्य कान होता है, इनका शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वह नहीं होता है, कम होता है, और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अल्प आयु वाले होते हैं। अगला सिंड्रोम है पटाव सिंड्रोम, जो 13वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र हो जाने के कारण होता है। ऐसे शिशु जो होते हैं वे भी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वे अल्प विकसित होते हैं और ये भी कम समय तक जीते हैं। लिंग गुणसूत्र में जो असामान्यताएं होती हैं उसके कारण व्यक्ति में निम्नलिखित प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। इसमें से पहला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें जो फीमेल होती है, मादा होती है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो होती है उसकी कमी हो जाती है। लिंग गुणसूत्र में एक एक्स की कमी होने के कारण इसका कुल गुणसूत्र हो जाता है 45। ऐसी मादाएं जो होती हैं वे बंध्य होती हैं, अर्थात प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इनका अंडाशय कम विकसित होता है, आकार में छोटा होता है, इनके गर्दन जाल युक्त होते हैं, इनकी स्वयं के आकार जो होते हैं वो छोटे होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का इनमें अभाव पाया जाता है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, इसको क्लाइनेफिल्टर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इस सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 44 कायिक के साथ में 2 एक्स गुणसूत्र, एक नर है, इसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जो होता है वो उपस्थित होता है। इसके कारण यह सिंड्रोम होता है। ऐसे नर जो होते हैं वो बंध्य, जिसमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इनमें स्तन बढ़ा हुआ होता है, शरीर पर बाल जो होते हैं वो कम होते हैं, इनका भी कद छोटा होता है, हाथ लंबा, और मस्तिष्क जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्र जो होते हैं उसके आधार पर एक सुपर मादा जो होती है उसमें एक्स गुणसूत्रों की संख्या 2 से ज्यादा होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 भी होती है। तो इस प्रकार से ये सुपर मादाएं जो होती हैं इनमें मानसिक विकलांगता और लैंगिक प्रजनन जो होता है उस प्रक्रिया को नहीं कर पाती हैं। अगला है सुपरनर। सुपरनर जो होते हैं उसमें क्या होता है, 2 वाई गुणसूत्र जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं और कुल क्रोमोसोम होता है 47। ऐसे नर जो होते हैं इनमें नर हार्मोन का स्त्रावण ज्यादा मात्रा में होने लग जाता है और इनकी लंबाई जो होती है वो अधिक होती है, मस्तिष्क जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं। ऐसे नर जो होते हैं वे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते दिखाई देते हैं। मनुष्य जो होते हैं इनमें भी बहुत सारे आनुवांशिक विकार होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। चूंकि मनुष्य जो होते हैं इनमें जो होने वाले विकार हैं इनका जो प्रयोगों के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता है और इसके बहुत सारी सीमाएं होती है, इसीलिए मनुष्य में जो आनुवांशिक विकार जो होते हैं इनको अध्ययन करने के लिए बनाया जाता है वंशावली विश्लेषण। और वंशावली विश्लेषण में वंशों का जो चार्ट होता है, दस्तावेज होता है, इनको संकलित करके रखा जाता है और इसी के आधार पर भावी संतति जो होती है उनका फिनोटाइप, उनमें क्या क्या लक्षण प्रारूप दिखाई दे सकते हैं, उनका अनुमान लगाया जाता है। तो वंशावली विश्लेषण बनाने के लिए निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया जाता है।
नर है उनको स्क्वायर बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है, मादा है उनको गोलाकार बॉक्स बनाकर प्रदर्शित करते हैं, और लिंग का निर्धारण नहीं होता है तो उनको इस प्रकार के बॉक्स में प्रदर्शित करते हैं। जो प्रभावी होंगे उनको पूरा बॉक्स जो होता है उसको भर दिया जाता है। ये प्रभावी संततियां हो गई या प्रभावी व्यक्ति हो गए। जब नर और मादा को एक क्षैतिज रेखा के द्वारा जोड़कर व्यक्त करते हैं तो इसका मतलब है इनके बीच में विवाह संबंध है। और इसी प्रकार से अगर नर और मादा के बीच में दो क्षैतिज रेखाएं हैं तो इसका मतलब है संबंधियों में विवाह हुआ है। विशेषतः ये रक्त संबंधी है दोनों। यहाँ पर जनक जो होते हैं उनसे उत्पन्न शिशु को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, और शिशुओं के क्रम जो होते हैं वो क्रमशः दाएं से बाएं की ओर होते हैं। जितने भी शिशु होंगे वह, ये पहला है तो ये दूसरा है, फिर तीसरा, चौथा, जितने भी होंगे उनके संतान उसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जनक जो होते हैं उनसे जो उत्पन्न संतति अगर प्रभावित है तो उनको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये संकेत जो होता है बता रहा है कि 5 शिशु जो है वो अप्रभावित है, उसकी संख्या है 5। यहाँ पर इस प्रकार के संकेत जो होते हैं वह वाहक का प्रदर्शन करते हैं, और इस प्रकार से अगर दो अलग अलग व्यक्तिगत है उनको ऊपर से इस प्रकार से तीर से जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ होता है कि ये बच्चे जो है वो जुड़वा बच्चे हैं। तो इस प्रकार से वंशावली विश्लेषण के द्वारा ही किसी व्यक्ति में, किसी परिवार में, किसी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी लक्षण प्रारूप दिखाई दे रहे हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार से उस वंश में चलने वाली जो आनुवंशिक विकार है उसके अध्ययन में बहुत आसानी या सुविधा होती है।